नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 5 यानी कि मुद्रा, बैंकिंग तथा बीमा के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने जो इसका अंतिम अध्याय है इस पाठ्यक्रम का, उसका जो अध्याय 16 जिसका कि शीर्षक है बचत और बीमा, इसमें से हमने बचत के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा। तो आज हम लोग जो थोड़ा सा पोर्शन बचत का पढ़ा है वो और बीमा, ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को अपने जानने वालों, अपने दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी हमारी इस पहल का लाभ उठा सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पुनर्कथन में कि हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो हमने उसमें पढ़ा था कि बचत का क्या अर्थ होता है। बचत जो है, जो आपकी आय है और जो व्यय है, उनके अंतर को बचत कहते हैं। जो भी अधिशेष आपके पास बचता है, जो भी रिमेनिंग होता है, जितनी आपकी इनकम है उसमें से आप अपने खर्चे निकाल देंगे अगर, तो वो जो राशि बचेगी उसको बचत बोलते हैं। हमने एक मिस्टर एक्स का उदाहरण देखा था जिसमें कि उनकी पूरी सालाना बचत करीब 5,000 रुपये निकल के आई थी। तो फिर हमने पढ़ा था कि बचत किस प्रकार से लाभदायक है। बचत जो है आपके भविष्य के लिए सुरक्षा का कार्य भी करती है और साथ साथ आपकी आय में वृद्धि भी करती है। आपकी जो भविष्य की आय है उसमें वृद्धि करती है। फिर हमने पढ़ा था कि आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं। आप अपनी बचत एक छोटे से डिब्बे में रख सकते हैं जिसको गुल्लक बोलते हैं, या फिर अगर बहुत बड़ी मात्रा में आप बचत करते हैं तो उसको डाकघर या जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उसमें बचत खाता खुलवा कर रख सकते हैं। फिर हमने डाकघर बचत बैंक के बारे में पढ़ा और व्यावसायिक बैंकों बचत खाते के बारे में पढ़ा। लास्ट में फिर हमने बचत के प्रयोग के बारे में बात करी कि बचत किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, और फिर हमने जाना कि ब्याज जो होता है वो बचत के प्रतिफल के रूप में किस प्रकार से काम आता है या किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ब्याज बचत पर प्रतिफल के रूप में एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं इसका। कोई भी व्यक्ति अपनी बचत का प्रयोग आय कमाने के लिए कर सकता है, जिसे बचत पर प्रतिफल कहते हैं। तो बचत जो होती है उससे भी आप अपनी इनकम कर सकते हैं, जिसको कि ब्याज कहा जाता है। ठीक है। तो बचत के प्रयोग के लिए जो ऋणदाता होता है वो ऋणी को इससे कुछ राशि वसूल करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने किसी अपने दोस्त को 100 रुपये दिए और आप उसे 5 महीने बाद या 6 महीने बाद 120 रुपये अगर लेते हैं, तो जो 120 रुपये में से जो 20 रुपये हैं वो किस चीज़ के हैं, वो ब्याज के हैं। 100 रुपये तो उसने आपको आपका मूलधन वापस कर दिया जो आपसे उसने अमाउंट लिया था, और 20 रुपये उसमें उसने ब्याज के रूप में आपको वापस कर दिया। लेकिन हो सकता है आप उससे कोई ब्याज ना भी लें। अब है सामान्य रूप से ऋणी ऋणदाता की राशि का भुगतान ब्याज सहित किसी निश्चित भविष्य की तिथि पर कर देता है। ये हमने पढ़ लिया था। अब है जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सरिता ने आशीष को 1,000 रुपये दिए, ठीक है, और कुछ समय बाद जो आशीष है उसने उसको 1120 रुपये वापस किए। तो 1120 रुपये के दो कंपोनेंट हैं। एक तो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये वही राशि है जो उसने आशीष को दी थी, तो ये उसका मूलधन उसको वापस मिला। इसमें से जो 120 रुपया है वो है ब्याज। ठीक है, ये उसको बचत के प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ। बचत जो उसने करी थी उसका जो उसको फायदा मिला वो ब्याज के रूप में मिला। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्याज की दर की। तो ब्याज की दर क्या होती है? 100 रुपये पर, प्रति 100 रुपये पर आप जितना पैसा वापस पा रहे हैं वो ब्याज की दर कहलाता है। ठीक है। तो सरिता ने आशीष को दिए गए प्रति 100 रुपये पर कितनी राशि कमाई, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा। अभी उसने कितने रुपए, उसको 1,000 रुपये पे 1120 रुपये मिले थे। अगर हम 1,000 में से निकालना चाहें कि इसकी ब्याज की दर क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रति 100 रुपये उसने कितने रुपये उससे प्राप्त किए। तो आइए देखते हैं। तो सरिता ने कितने रुपए उधार दिए थे? 1,000 रुपये उधार दिए थे और उसने इस राशि पर 120 रुपये कमाए। 1,000 रुपये पे कमाए 120, तो 100 रुपये पे कितने कमाएगा? 12 रुपये। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। इसलिए 100 रुपये पर कमाई कितनी होगी? 120 गुणा 100 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो 120 में आप 100 का गुणा करिए और उसको 1,000 रुपये से भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा 12।
ठीक है, ये 2 शून्य कट जाएंगे और ये जो शून्य है ये इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो कुल मिला के मिल बचेगा 12 रुपये। तो इसलिए 100 रुपये पे उसको कितनी कमाई हो रही है, 12। इसलिए हम कह सकते हैं ब्याज की दर कितनी रही, 12%। ठीक है, तो 120 रुपये 1000 रुपये ऋण की राशि पर कुल ब्याज की राशि है। ये ऋण की राशि मूल राशि कहलाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर को ऋणदाता द्वारा कमाई गई ऋणी द्वारा भुगतान की गई प्रति 1000 रुपये 100 रुपये प्रति 100 रुपये जो ऋणदाता ने ऋणी को 1 वर्ष के लिए दिए के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसको प्रति 100 रुपये पे कितने रुपए उसको 1 साल में वापस मिल रहे हैं, उसी को ही ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि 100 रुपये अगर आप 1 साल के लिए किसी को दें और उस पे आपको जितना पैसा प्राप्त हो उसको कहते हैं ब्याज की दर। मान लीजिएगा 100 रुपये पे आपको साल में 5 रुपये मिलते हैं तो ब्याज की दर हो गई 5%। अगर 100 रुपये पे आपको मिलते हैं 20 रुपये तो ब्याज की दर हो गई 20%। ठीक है, क्योंकि लोग अपनी बचतों को डाकघर और बैंकों में रखते हैं, उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो बैंक और डाकघरों में जब आप अपने पैसे रखते हैं तो वहां से आपको ब्याज मिलता है। तो डाकघर व्यक्तियों को लगभग 3.5% ब्याज देता है। किस पर, ये हम केवल बचत खाते की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बैंक लगभग 4% प्रतिवर्ष ब्याज देता है। तो ये है केवल और केवल बचत खाते के ऊपर मिलने वाले ब्याज की बात। तो ये जो बचत का पोर्शन था ये खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बीमा की। तो बीमा क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो बीमा एक प्रकार से एक सुविधा है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एक व्यक्ति को या फिर व्यवसायी को प्राप्त होती है, जिसके की माध्यम से वो अपने जोखिमों को सुरक्षित करा लेता है, मतलब जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त कर लेता है, उसको बोलते हैं बीमा। हम लोग अनिश्चितता की दुनिया में रह रहे हैं। अनिश्चितता की दुनिया मतलब किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर बीमारी कोविड-19 नाम की आ जाएगी। ठीक है, तो एक अनसर्टेनिटी है, एक अनिश्चितता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम ये नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है ना, तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है चीजें, उनसे अगर हमें कोई नुकसान होता है तो हम उसको किसी एक तीसरे पक्ष के साथ उस नुकसान को बांट सकते हैं। ठीक है, इसी को ही बीमा कहते हैं। तो जैसे कुछ अनिश्चितताओं की बात अगर हम करें तो अच्छी वर्षा या वर्षा एक अनिश्चितता है। तो किसान, अगर वर्षा नहीं होगी तो किसान को की जो फसल है वो नहीं उग पाएगी। किसान की फसल अधिकतर, जो किसानों की फसल है वो वर्षा के पर निर्भर करती है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो उनकी फसल अच्छी होती है और वर्षा नहीं होती है तो उनकी फसल नहीं होती है और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से आकस्मिक दुर्घटना, कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो ये भी एक अनिश्चितता है। कभी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो ये भी एक अनिश्चितता का ही उदाहरण है। ऐसे ही बीमारी, बीमारी भी एक अनिश्चितता है। किसी भी को भी कभी भी कोई बीमारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, जोखिम है उसका। ठीक है, तो बीमा के अंतर्गत फिर और क्या है, अनिश्चितताएं वे घटनाएं हैं जिनका पहले से अनुमान लगाना कठिन है। ठीक है, तो अनिश्चितताएं जो हैं वो बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनका कि हम अनुमान लगा ही नहीं सकते। ठीक है, पिछले अनुभव के आधार पर जोखिम का अनुमान लगाना संभव है। तो हम लोग जो बीमा कराते हैं वो जोखिमों का बीमा कराया जाता है। तो हम अपने जो पिछले अनुभव हैं उनके आधार पर जोखिम का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे किसान अनुमान लगा सकता है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो उसको कितने रुपए का नुकसान होगा, उसकी कितनी फसल बर्बाद होगी और कितने रुपए का उसको हानि हो सकती है। ऐसे ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि दुर्घटना अगर हुई हमारे साथ तो हमें कितने रुपए की हानि हो सकती है, हमारे जीवन में के साथ कितना रुपए जुड़ा हुआ है जो हमारे, जो हम पे आश्रित लोग हैं उनके काम आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं उनको बोलते हैं जोखिम। जोखिम भी एक प्रकार की अनिश्चितता है, बस फर्क ये है कि इसके अंतर्गत हम अनुमान लगा सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना हमको नुकसान हो सकता है किसी भी अनिश्चितता के आधार पर। तो अनिश्चितता एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जोखिम। जोखिम ऐसी अनिश्चितताएं हैं जिनका कि हमको अनुमान लगाना संभव है। तो बीमे को बेचने वाला बीमाकर्ता कहलाता है और खरीदने वाला बीमाधारी कहलाता है। बीमाधारी और बीमाकर्ता, बीमाकर्ता क्या करता है, वो इस जोखिम को जिसकी हमने बात करी, इस
की कारण जो हमको नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई करता है। ठीक है, बीमाधारी या क्रेता द्वारा जो मुद्रा का भुगतान किया जाता है उसे प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो अब वो आपका जोखिम अगर उठाने को तैयार है, शेयर करने को तैयार है, तो उसके बदले वो एक फीस लेता है जिसको कि प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो व्यवसायी या एक व्यक्ति क्या कर सकता है, या तो जोखिम खुद उठाए, सारा का सारा जोखिम खुद ले ले, तो उसको जितना भी नुकसान होगा उसको खुद भरपाई उसकी करनी पड़ेगी, या फिर वो एक दूसरे रास्ते से जा सकता है जिसमें कि उसको सहयोग मिलेगा बीमा कंपनी का, जो कि उस जोखिम को उठा लेगी। ठीक है, लेकिन किसके एवज में, एक निश्चित राशि के एवज में। ठीक है, जिसको कि प्रीमियम कहा जाता है। तो बीमा को एक वित्तीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्या है, ये एक वित्तीय उत्पाद है जिसे बीमाधारी द्वारा उसके नियंत्रण के बाहर, जो उसके नियंत्रण में नहीं है चीजें, ऐसी चीजों के लिए किसी भी घटना के कारण होने वाली हानि को की पूरी अथवा आंशिक भरपाई के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए की राशि का बीमा लेते हैं। बहुत से प्रकार के बीमा चलन में होते हैं, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा, मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा। तो ऐसे बहुत से बीमा हैं जो कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपने जो नुकसान हुआ आपको उसका पूरा या आंशिक यानी कि थोड़ा भुगतान या भरपाई प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब है कुछ चुने हुए बीमे के उत्पाद। कौन कौन से उत्पाद हैं बीमे के जो आपकी किताब में दिए हैं, तो मोटर गाड़ियों का बीमा, दूसरा है स्वास्थ्य बीमा और तीसरा है जीवन बीमा। तो इन तीनों जो बीमा है इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है मोटर गाड़ी का बीमा। तो सब तरह के मोटर वाहनों का बीमा उनके दुर्घटनाग्रस्त यानी कि उनके अगर कोई एक्सीडेंट होता है होने, या उनकी चोरी होने, या दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष की घायल होने अथवा मृत्यु होने से उत्पन्न देनदारी की स्थिति में हुए नुकसान को जोखिम के लिए किया जाता है। तो जो दुर्घटना में तीसरे पक्ष के घायल या मृत्यु होने के से जो उत्पन्न देनदारी है उसको कवर करने के लिए जो बीमा कराया जाता है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, या उसको एक्ट इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो जो एक्ट इंश्योरेंस होता है, जो एक जो मोटर वाहन अधिनियम है, एक जो कानून है उसके अंतर्गत कराना आवश्यक होता है। उसके बिना अगर आप निकलते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है। तो जो थर्ड पार्टी बीमा है वो कंपलसरी है। आप भले ही अपनी गाड़ी के डैमेज का कोई बीमा ना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी बीमा लेना पड़ता है। ये आवश्यक है, ये कानून के रूप से बंधे हुए हैं आप कि आपको वो बीमा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आप अपनी जो वाहन है उसका बीमा करा सकते हैं, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने का, उसकी चोरी होने का, उससे जो खराबी आती है उसका बीमा आप करा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन तीसरे पक्ष का बीमा आपको जरूर करना पड़ता है। और साथ में जो बीमा की राशि होती है, जो प्रीमियम होता है जिसको कि आप भुगतान करते हैं बीमा कर्ता को, वो प्रीमियम धीरे धीरे जो मोटर गाड़ियों की जो जैसे जैसे आप हर साल देखेंगे कि वो डेप्रिशिएट होता है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, उसका मूल्य कम होता है, और जो प्रीमियम की राशि है वो भी कम होती जाती है। कौन से प्रीमियम की राशि, जो कि आप डैमेजेस के लिए कराते हैं, जो दुर्घटना के लिए कराते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी वाला जो बीमा है उसकी राशि कभी कम नहीं होती है, वो फिक्स रहता है, बल्कि वो बढ़ता ही है हर साल। ठीक है, अब अगले बीमे के बारे में बात करते हैं जो कि है स्वास्थ्य बीमा। तो स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति जो इस बीमा को खरीदता है वह चिकित्सा या इलाज पर जो खर्च करता है उसमें से कुछ राशि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर वो बीमार होता है तो अगर उसने स्वास्थ्य बीमा करा रखा है तो उसकी बीमारी पे जो खर्चा होता है उसका भुगतान जो बीमा कंपनी है वो कर देती है। इस विषय में भी बीमा कंपनी रुचि रखने वाले व्यक्ति से प्रतिवर्ष एक नाम मात्र की राशि प्रीमियम के रूप में लेती है। हर बीमा कंपनी बीमा तभी करेगी जब उसको प्रीमियम प्राप्त होगा, बिना किसी प्रीमियम के कोई भी बीमा कंपनी बीमा नहीं करती है। ठीक है, और ये आजकल क्या होता है, आजकल ये जो बीमा की राशि है ये इसके दो तरीके होते हैं मिलने के स्वास्थ्य बीमा में, या तो आप इलाज करा लें उसके बाद पैसा ले लें, या फिर इलाज भी आपका फ्री हो जाए, कैशलेस हो जाए। ठीक है ना, दोनों विधियों से आप जो बीमा जो आपने कराया है उसकी भरपाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब है जीवन बीमा। तो जीवन बीमा में क्या होता है, जीवन बीमा ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार बीमाकर्ता बीमाकृत को उसकी मृत्यु की स्थिति में या कुछ वर्षों के पूरा होने पर एक निश्चित रकम का भुगतान करने का वचन देता है। ठीक है, मतलब होता क्या है
कि बीमाकर्ता जो होता है, बीमाकृत यानी कि बीमाधारी को उसकी मृत्यु की स्थिति में या कुछ वर्षों के पूरा होने पर एक निश्चित रकम का भुगतान कर देता है। तो अगर आपने बीमा कराया है जीवन बीमा, तो आप जैसे मान लिया आपने 20 साल की पॉलिसी ली है जिसको कि इंडाउमेंट पॉलिसी बोलते हैं, तो 20 साल तक आपको उसकी किस्तें देनी होती हैं। अगर 20 साल से के पूरा होने से पहले पहले ही आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो आपके परिवार को या आपके आश्रित को वो पैसे मिल जाएंगे जितने कि आपने राशि का लिया होगा बीमा। और या फिर अगर अगर आपको कुछ नहीं होता है, आप सरवाइव कर जाते हैं, तो 20 साल के बाद आपको एक राशि जो बीमा कंपनी है वो दे देती है। ठीक है, जो भी उसने वादा किया होगा शुरू में जब आपने बीमा कराया था, उसके अनुसार जो राशि तय की गई होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दो मैंने बीमा कंपनियों के इसमें चित्र दे रखे हैं, एक LIC और एक SBI लाइफ। जो LIC है ये सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है जो कि केवल और केवल जीवन बीमा का काम करती है, जबकि SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो कि जीवन बीमा प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जीवन बीमा का जो प्रीमियम होता है वो प्रति माह, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान आप कर सकते हैं अगर जीवन बीमा लेते हैं। दो प्रकार की पॉलिसियां इसमें होती हैं। एक होती है आजीवन बीमा पॉलिसी। आजीवन का मतलब होता है उम्र भर। तो एक पॉलिसी तो आपको उम्र भर के लिए मिल जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, इसमें आपको प्रीमियम देना है और पूरे जीवन में आपको कभी कुछ होता है तो जो जीवन बीमा कंपनी है वो आपके आश्रित को, जो आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, उनको वो राशि जो पहले तय की हुई होगी वो दे देंगे। और दूसरी है बंदोबस्ती या जिसको बोलते हैं इंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस बंदोबस्ती में क्या होता है, इसमें एक निश्चित अवधि के लिए आप लेते हैं, मान लीजिए 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए या 25 साल के लिए, इस टाइप से ये पॉलिसी मिलती है। तो इसमें आपको केवल 10 साल, 15 साल या 20 साल जितनी की अवधि आपने ली है उतने तक ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद जब मैच्योरिटी हो जाती है और आपको कुछ नहीं होता है, आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो आपको एक राशि जो जीवन बीमा जो कंपनी है वो वापस कर देती है, कुछ वह राशि आपको दे देती है। ठीक है, और अगर 10 साल, 15 साल या 20 साल से पहले आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपके आश्रितों को वो राशि, जो राशि तय की गई होगी, वो राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की पॉलिसियां चलन में है जीवन बीमा की। तो इस प्रकार से ये जो बीमा का अध्याय है, इसके अंतर्गत लास्ट में जो हमने पढ़ा मोटर गाड़ियों का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर है बीमा का, बचत और बीमा वाला, ये भी समाप्त होता है और इसके साथ ही जो मॉड्यूल 5 है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले सालों में जो मॉड्यूल 5 है उससे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद मॉड्यूल 6 स्टार्ट करेंगे। जो मॉड्यूल 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें काफ़ी डेटा के बारे में बात है, आंकड़ों के बारे में बात है, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में बात है, और किस प्रकार से जो आंकड़े आप बनाते हैं, जो जिस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके हिसाब से उससे क्या आप मीनिंग निकालते हैं, कैसा उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और साथ में आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने जो परिचित या अपने दोस्त हैं जो कि NIOS की या किसी और हिंदी बोर्ड से किसी अन्य हिंदी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।